आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला, मोदी ने चंदा लेकर उद्योगपतियों को धंधा दिया और जांच एजेंसियों ने डराया, बीजेपी ने चंदा पाया। दोस्तों, आपका पैसा चोरी हो रहा है, देश की सारी जनता का पैसा लूट लिया गया है। आजाद भारत का ये आज तक का सबसे बड़ा स्कैम है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम कोई एक घोटाला नहीं, घोटालों का एक भंडार है। स्कैमों की इतनी बड़ी लिस्ट है कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। इतना ही नहीं, देश का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन भी हुआ है। आइए समझते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, इनक्रेडिबल ट्रैवलर में आपका स्वागत है। मैं दीक्षित नाटू। अगर मुझे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम को एक लाइन में डिस्क्राइब करना है तो मैं कहूंगा, तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। चंदा नहीं दिया तो मैं तुम्हें ईडी का फंदा दूंगा। बीजेपी ने 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था। खास बात यह थी कि इसमें जनता को कभी भी पता नहीं लगना था कि कौन कंपनी किस पार्टी को कितना चंदा दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल बाद इस स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। हाल ही में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में होम मिनिस्टर अमित शाह ने खुलेआम झूठ बोला इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। उन्होंने कहा टोटल बॉन्ड 20,000 करोड़ की बेची गई, जिसमें से बीजेपी को 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले। 14,000 करोड़ के बॉन्ड किसके पास गए? एज ईसीआई डेटा, टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड 20,000 करोड़ के नहीं बल्कि 12,700 करोड़ के थे। 2019 और जनवरी 2024 में जो एनकरेज करवाई गई, 12,000 करोड़ में बीजेपी को 6,000 करोड़ की बॉन्ड गई थी, जो 47.5% होता है। दूसरे नंबर पे तृणमूल कांग्रेस, जिसके पास 1,600 करोड़ के बॉन्ड मिले, यानी 12.6%। तीसरे नंबर पे कांग्रेस पार्टी 1,400 करोड़ के साथ, जो कि 11.1% होता है। आगे की लिस्ट में आपको बता देता हूँ। चौथे नंबर पे बीआरएस 1,200 करोड़ के साथ, पांचवें नंबर पे बीजेडी 700 करोड़ के साथ, छठे नंबर पे डीएमके 600 करोड़ के साथ, सातवें नंबर पर वाईएसआर 300 करोड़ के साथ, आठवें नंबर पे टीडीपी 200 करोड़ के साथ, नौवें नंबर पे शिवसेना 150 करोड़ के साथ। और बाकी जो पार्टी थी, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, जनता दल, एसकेएम, एनसीपी से लेकर इन सबको 30 करोड़ से लेकर 70 करोड़ के बीच चंदा मिला। यहां पर स्कैम है दोस्तों। तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। चंदा नहीं दिया तो मैं तुम्हें ईडी का फंदा दूंगा। लेकिन अपने आप में चंदा देना, चंदा लेना, ये कोई स्कैम नहीं है। डोनेट तो कोई भी कर सकता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को। अगर डोनेशन के बदले उन्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, जनता के टैक्स का पैसा दिया जाता है, जो कंपनी डोनेशन नहीं देती उन्हें ईडी का फंदा दिया जाता है। ये है असली घोटालों का भंडार। घोटालों की लिस्ट में जाने से पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रोल बॉन्ड काम कैसे करता है। एक कंपनी बैंक में जाकर इलेक्ट्रोल बॉन्ड के कूपन खरीदती है और ये कूपन एक पॉलिटिकल पार्टी को दिया जाता है। पॉलिटिकल पार्टी इस कूपन को रिडीम करने के लिए बैंक में जमा करवाती है और बैंक से पैसे डायरेक्ट पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। रूल ये बताया गया है दोस्तों कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्ट्रोल बॉन्ड को रिडीम नहीं करती तो बॉन्ड के सारे पैसे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में ट्रांसफर हो जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड की स्कीम आई तो एक जर्नलिस्ट थी, पूनम अग्रवाल। उन्होंने इसकी जांच करने की सोची। उन्होंने 5 अप्रैल 2018 को एक इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदा। उन्होंने पाया इसमें लेने वाले की कोई भी डिटेल नहीं है, तो उन्होंने 9 अप्रैल 2018 को जाकर फिर से एक और कूपन 1,000 रुपये में खरीदा। जब उन्होंने दोनों इलेक्ट्रोल बॉन्ड को देखा तो उन्होंने पाया इस पे लेने वाले की कोई भी डिटेल नहीं है सिवाय डेट के। पूरे इलेक्ट्रोल बॉन्ड सेम थे। लेकिन जब उन्होंने एक बॉन्ड को फॉरेंसिक टेस्टिंग के लिए भेजा था तो उसमें खुलासा हुआ कि इसमें एक सीक्रेट यूनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर है। यह सीक्रेट नंबर सिर्फ अल्ट्रा वायलेट लाइट में ही दिखता था। ये एक बहुत ही बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि इसने मोदी सरकार का एक सबसे बड़ा झूठ दुनिया के सामने ला दिया। जब ये खुलासा किया गया तो फाइनेंस मिनिस्ट्री को ओपनली एक्सेप्ट करना पड़ा कि यहाँ पर एक सीक्रेट यूनिक नंबर है। रिटायर्ड नेवी ऑफिसर लोकेश बत्रा ने एक आरटीआई फाइल करी और उन्हें फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक फाइल मिली। कुछ और भी रिकॉर्ड थे जिन्हें रिव्यू किया गया। हब पोस्ट इंडिया द्वारा इन सब में एसबीआई ने एक्सप्लेन किया कि सीरियल नंबर को एक्सप्लेन किए बिना ही ऑडिट ट्रेल करना पॉसिबल नहीं है। 2 जनवरी 2018 को यह नोटिफिकेशन आती है कि सेक्शन 64 में लिखा होता है एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड की डिटेल्स लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को देनी पड़ेगी अगर वो पूछेंगे तो। अगर एसबीआई के पास वो डिटेल थी ही नहीं, अगर एक्चुअली में डोनर डिटेल्स किसी को पता नहीं चलती थी, तो ये रूल्स कैसे काम करता? इसका मतलब अगर ईडी सीबीआई चाहती तो उन्हें हमेशा पता लग सकता था कि कौन सा इलेक्ट्रोल बॉन्ड किस कंपनी ने डोनेट किया है। इसका मतलब समझ रहे हो, ईडी सीबीआई जैसी एजेंसी कठपुतली बन चुकी है सरकार के हाथों की। इससे 3 चीजें बड़ी क्लियर हो गई। पहली, पब्लिक को तो कभी पता ही नहीं चलना था कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कौन सी कंपनी कितना चंदा दे रही है। ये इन्फॉर्मेशन भी पब्लिक से छुपाई गई। दूसरी, ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी को भी ये कभी पता नहीं चलना था कि बीजेपी पार्टी को कितना चंदा दिया जा रहा है, कौन सी कंपनी चंदा दे रही है। उन्हें सिर्फ अपने चंदे का पता होता कि उन्हें किस कंपनी ने चंदा दिया है। तीसरा, लेकिन बीजेपी सरकार के पास पूरी इंफॉर्मेशन होती कि कौन सी पार्टी को कितना चंदा दिया जा रहा है, कौन सी कंपनी चंदा दे रही है। ये उनका सीक्रेट हथियार था ऑपोजिशन के अगेंस्ट। ज्यादातर ऑपोजिशन को इसके बारे में पता नहीं था अनटिल रिसेंटली। 15 फरवरी को जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड की स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया तो इसके पीछे एक पेटिशन रिस्पॉन्सिबल थी। एक पेटिशन जिसे फाइल किया गया था सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, और कॉमन कॉज और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर के एक एनजीओ ने। एडवोकेट प्रशांत भूषण इसके बिहाफ पर आर्ग्यू कर रहे थे इलेक्ट्रोल बॉन्ड की स्कीम के खिलाफ।
सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्ट्रो बॉन्ड के ऊपर बहुत सी बातें बोली, लेकिन इनमें से दो सबसे इंपॉर्टेंट थी। पहली, जनता को पूरा हक है ये जानने का कौन सी कंपनी किस पार्टी को चंदा दे रही है, कितना चंदा दे रही है। ये इलेक्ट्रो बॉन्ड की स्कीम जनता के राइट टू इन्फॉर्मेशन के अधिकार के खिलाफ थी। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना कंसर्न जताया और चंदा धंधा मॉडल के खिलाफ कोर्ट ने कहा कोई कंपनी किसी पार्टी को डोनेट कर रही है, क्या वो इसके पीछे कोई बेनिफिट तो नहीं ले रही है। इसी सब को देखते हुए कोर्ट ने एसबीआई को पूरा डाटा रिलीज करने को कहा। शुरुआत में तो एसबीआई ने बहुत बहाने मारे कि हमें तो 3 महीने लगेंगे ये डेटा रिलीज करने में, हम इलेक्शन के बाद ही ये डेटा रिलीज करेंगे। लेकिन जब कोर्ट ने दूसरी बार ऑर्डर दिया तो डेटा 2 दिन के अंदर रिलीज हो गया इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। डेटा जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे पोस्ट हुआ था ये 2 लिस्ट में था। पहली लिस्ट बताती है कि किन किन कंपनी ने किन किन लोगों ने इलेक्ट्रो बॉन्ड खरीदे, कितने रुपए की, और दूसरी किन किन पॉलिटिकल पार्टी ने कितने अमाउंट की इलेक्ट्रो बॉन्ड एनकैश की। लेकिन यहाँ पर भी एसबीआई ने बड़ी चालाकी से सीक्रेट नंबर रिवील नहीं किए, क्योंकि इसके बिना दोनों लिस्ट को कनेक्ट करना इम्पॉसिबल था। फिर से एक बार जनता से चीजें छुपाने की कोशिश की गई। एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को डांट लगाई, इस तरीके से सिलेक्टिव होकर डेटा नहीं पब्लिश कर सकते। फिर उन्हें कहा गया कि 21 मार्च तक उन्हें पूरा डेटा पब्लिश करना है। अब बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी देश में, उन्हें तो पता था किस कंपनी ने उन्हें डोनेशन दिया है। उन 10 पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी पूरी लिस्ट खुद ही पब्लिक के सामने पब्लिश कर दी। इसमें समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, जेडीयू, जेडीएस, डीएमके, एआईएएमके, जेकेएनसी, गोवा की एक पार्टी एमजेपी और एसडीएफ सिक्किम की। इसके ऊपर भी 4 ऐसी पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने इलेक्ट्रो बॉन्ड लेने से ही मना कर दिया था। उन्होंने इलेक्ट्रो बॉन्ड के प्रिंसिपल को ही एक्सेप्ट नहीं किया। वो पार्टी है सीपीआई, सीपीआईएम, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और सीपीआईएमएल। दोस्तों, थ्योरी तो आपने बहुत समझ ली, आइए अब समझते हैं असली घोटाले। इन सभी घोटालों में 3 एंटिटीज इन्वॉल्व है। पहली पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है, दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियां जिन्होंने डोनेट किया है इलेक्ट्रो बॉन्ड के जरिए, तीसरी आम जनता। तीनों के नीचे एक बक्सा रख देते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के नीचे जो बक्सा है वो चंदे का डिब्बा, कंपनी के नीचे जो बक्सा है वो कंपनी के पैसों का डिब्बा है, तीसरा पब्लिक के नीचे जो डब्बा है वो सरकारी पैसा है, यानी जनता का पैसा। सोचो अगर सरकार जनता के डिब्बे से पैसे निकाल कर कंपनी के डिब्बे में डाल दे और रिटर्न में कंपनी अपने डिब्बे से पैसे निकाल कर पार्टी के डब्बे में डाल दे इलेक्ट्रो बॉन्ड के जरिए, क्या आप इसे एक स्कैम कहेंगे या नहीं? ये जो इलेक्ट्रो बॉन्ड का घोटाला है, यहाँ पर गरीब लोगों से पैसे लूटे जा रहे हैं और अमीर लोगों को दिए जा रहे हैं। ये एग्जैक्टली कैसे किया जा रहा है, आइए समझते हैं। टैक्स इवेशन। जो कंपनी टैक्स पे नहीं करती, टैक्स ना पे करने का मतलब है सरकारी कर्मचारियों को उनकी सैलरी टाइम पर नहीं मिलेगी, सरकारी जॉब्स में रिक्रूटमेंट नहीं होगी, क्योंकि जनता का पैसा जो जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाना था वहाँ पे कमी हो रही है। ऐसे केस में अगर कोई कंपनी टैक्स पे नहीं करती तो सरकार को क्या करना चाहिए? उस पर रेड करी जाए, लेकिन रेड करने की बजाय सरकार कंपनी का सौदा करती है, वो उनसे इन सब के बदले में चंदा मांगती है। इलेक्ट्रो बॉन्ड की लिस्ट में टॉप 5 कंपनीज को देखिए। 5 में से 3 कंपनी है फ्यूचर गेमिंग, मेगा इंजीनियरिंग और एक माइनिंग जाइंट वेदांता। इन सब कंपनीज पर ईडी और इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी। और कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे चंदा धंधा का मॉडल चल रहा है, चलते रहने दो, हमें इससे क्या प्रॉब्लम होगी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि सरकार का पैसा जनता का पैसा है। जनरल फाइनेंशियल रूल 21 कहता है जनता के पैसे खर्च करते हुए किसी भी ऑफिसर को उतना ही चौकन्ना होना चाहिए जितना कि ठीक ठाक बुद्धि वाला एक आम इंसान अपना पैसा खर्च करते वक्त चौकन्ना होता है। सरकार किसी भी पब्लिक प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट अपनी मर्जी से किसी भी कंपनी को नहीं दे सकती। टेंडर इशू करते वक्त अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं। मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपीरियंस कैसा है, कंपनी का पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है, उस कंपनी में टेक्निकल कैपेबिलिटी है इस प्रोजेक्ट को करने में या नहीं, उस कंपनी का मैन्युफैक्चर कैसा है, उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ये सारी चीजें देखकर कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। आप सबको ये तो याद होगा ही, हाल ही में उत्तराखंड में एक सुरंग गिरी थी जिसमें 41 मजदूर ट्रैप हो गए थे। उस सुरंग को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट पता है किस कंपनी को मिला था? वो है नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी। इस कंपनी ने 2019 और 2022 के बीच में 55,000 करोड़ की इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदी थी। देख लीजिए, एक पॉलिटिकल पार्टी को आपकी लाइफ की कोई भी फिक्र नहीं है, इन्हें बस अपने चंदे से मतलब है। इस मेगा इंजीनियरिंग कंपनी को ही देख लीजिए, इस कंपनी ने 2019 और 2023 के बीच में 900.66 करोड़ की इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदी। यहाँ सोचने वाली बात दोस्तों ये है कि इतना सारा चंदा, ऑलमोस्ट 1000 करोड़ इलेक्ट्रोल बॉन्ड एक कंपनी किसी पार्टी को क्यों देगी? अप्रैल 2023 में मेगा इंजीनियरिंग ने 140 करोड़ की इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदी। मेगा इंजीनियर को 14,400 करोड़ का बोरीवली ट्विन टनल का प्रोजेक्ट मिला। ये वही कंपनी है जिस पर अक्टूबर 2019 में इनकम टैक्स की रेट पड़ी थी। लेकिन उसके बाद इस कंपनी ने 2019 से 2024 के बीच में बहुत से इलेक्ट्रो बॉन्ड खरीदे और इसी टाइम पीरियड के बीच में इसे बहुत से कॉन्ट्रैक्ट भी दिए गए। दोस्तों, ये था इलेक्ट्रो बॉन्ड का एक छोटा सा पार्ट। इसमें आपको पता लगा होगा कि स्कैम कैसे हुआ है। देश की जनता के साथ स्कैम हो रहा है, आपको जागना होगा, उठना होगा, देखना होगा।
दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।